हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट स्टार्ट किया था, उस वीडियो के अंदर हमने रूरल मार्केटिंग का मीनिंग, रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मीनिंग, उसके फीचर्स और फोर्सेस जो रूरल मार्केट एनवायरनमेंट को कंप्राइज करती हैं वो स्टार्ट की थी। और उस वीडियो के अंदर जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने इंटरनल फोर्सेस जो कि कंट्रोलेबल फोर्सेस जिनको बोला जाता है या कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं वो डिस्कस किए थे। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सटर्नल फोर्सेस जिनको अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स या अनकंट्रोलेबल फोर्सेस भी बोला जाता है वो स्टार्ट लेंगे और उन फोर्सेस को 1 बाय 1 करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम उसकी जो फर्स्ट फोर्स है दैट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो एक्सटर्नल रूरल मार्केट एनवायरनमेंट है जिसके अंदर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स या जिनको अनकंट्रोलेबल फोर्सेस भी बोला जाता है, ये फोर्सेस वो होती हैं, ये फैक्टर्स वो होते हैं जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस पाए जाते हैं और ये रूरल मार्केटिंग को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर हमारे कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? फर्स्ट वन इज़ योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकेंड वन इज़ योर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, थर्ड वन इज़ योर सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट, फोर्थ वन इज़ योर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, फिफ्थ वन इज़ योर गवर्नमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट, सिक्स्थ वन इज़ योर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सेवेंथ वन इज़ योर नेचुरल एंड क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट। अब डिटेल में 1 बाय 1 करके हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब अगर हम पास्ट कुछ डिकेड्स की बात करें, कुछ सालों की बात करें, तो जो रूरल इकोनॉमी है इट हैज़ चेंज्ड फ्रॉम अ स्लो ग्रोथ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इकोनॉमी टू अ फास्ट ग्रोथ इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी जो है वो स्लो ग्रोथ, जहाँ पर आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती थी, अब एक फास्ट ग्रोथ इकोनॉमी बन चुकी है। पहले यहाँ पर लोगों की जो पर कैपिटा इनकम थी लो थी, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी क्या था, कम था। लेकिन अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें तो जो पिक्चर है रूरल एरिया की हैज़ बीन चेंजिंग कंसिडरेबली ड्यू टू प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड अलाइड सेक्टर्स। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर ने भी अपने कदम रूरल एरियाज़ की तरफ बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पिक्चर है रूरल एरियाज़ की वो कंसिडरेबल चेंज देखने को उसमें मिला है। इट हैज़ इंक्रीज डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ के अंदर जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अब कौन कौन से वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो हमारी रूरल मार्केट को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं? वो है इनकम प्रोफाइल ऑफ रूरल पीपल, एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ रूरल पीपल, रूरल क्रेडिट एंड इंस्टीट्यूशंस, ऑक्यूपेशंस एंड लैंड ऑनरशिप। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, कंप्राइज करते हैं और जिनका इफ़ेक्ट हमारी रूरल मार्केट्स के ऊपर पड़ता है। तो जो भी एक मार्केटियर है, जो भी एक प्रोड्यूसर है जो चाह रहा है कि वो आने वाले वक्त में या करंटली अपना बिजनेस रूरल मार्केट के अंदर इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उन्हें इन फैक्टर्स को अच्छे से स्टडी करना चाहिए और उसके हिसाब से डिसीज़न लेना चाहिए, उसके हिसाब से अपना मार्केटिंग मिक्स बनाना चाहिए ताकि उसको आप कह लीजिए सफलता हासिल हो सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट 1 बाय 1 करके। फर्स्ट वन इज़ इनकम प्रोफाइल ऑफ रूरल पीपल। अगर हम आज की बात करें तो जो रूरल इकोनॉमी है उसके अंदर एक फेवरेबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है in terms of rising and stabilizing rural income. So today the rural economy is undergoing a favorable transformation in terms of rising and stabilizing rural rural income. अब जो रूरल इनकम है उसमें कंसिडरेबल चेंज हुआ है। पहले जो रूरल एरियाज के लोग थे वो मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। नो डाउट आज भी एग्रीकल्चर ही है उनका मेन, आप कह लीजिए ऑक्यूपेशन, जो उनका ब्रेड एंड अर्निंग बिजनेस है करंटली, दैट इज़ ऑल्सो एग्रीकल्चर। बट लेकिन अब जैसे जैसे चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है,
प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने भी अपने इनिशिएटिव्स बढ़ाए हैं रूरल एरियाज़ की तरफ, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की इनकम में क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आप कह लीजिए चेंजेस आए हैं। चेंजेस इन द सेंस कैसे, पहले जो रूरल एरियाज़ थे वो मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, लेकिन अब वो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज होने लग पड़े हैं, जैसे शॉपकीपर्स, दुकानें लोगों ने खोल ली हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो देख रहे हैं कि जो मूवमेंट है अर्बन एरिया से रूरल एरियाज़ की तरफ लोगों की बड़ी है। चाहे हम देखें कि जैसे गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए हुए हैं, या रूरल एरियाज़ में के अंदर आकर भी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो लोगों की मूवमेंट इंक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ के लोगों ने भी उन लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए शॉप्स वगैरह खोल ली हैं। और आप कह लीजिए स्ट्रीट वेंडर्स, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पर भी आप कह लीजिए हलचल बढ़ रही है, लोगों का मूवमेंट बढ़ रहा है, तो स्ट्रीट वेंडर्स भी आ गए हैं वहाँ पर। और उसके अलावा आप कह लीजिए दूसरे व्यवसाय भी हैं जिनकी तरफ लोगों ने अपने कदम बढ़ाए हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उनकी जो इनकम है वो क्या हुई है, आप कह लीजिए कि थोड़ी सी इनकम पैटर्न में चेंजेस आने क्या हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। तो जो रूरल इकोनॉमी है दैट इज़ अंडरगोइंग अ फेवरेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उनकी इनकम स्टेबलाइज हो रही है। पहले जो उनकी इनकम होती थी वो इनकम किस तरह की थी, बड़ी आप कह लीजिए सीजनल इनकम होती थी, लेकिन अब जो उनकी इनकम है वो क्या होनी स्टार्ट हो गई है, स्टेबलाइज होनी स्टार्ट हो गई है, बढ़ रही है, और आप कह लीजिए रेगुलर बेसिस पे उनको इनकम हो रही है, क्योंकि अब वो एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे सेक्टर की तरफ भी वो अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो मार्केटियर है, अब मार्केटियर है, प्रोड्यूसर हैं, उसके चांसेस इंक्रीज़ होते हैं कि वो अपना व्यवसाय, बिज़नेस रूरल एरिया में स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि वहाँ के जो लोगों की आमदनी है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। FMCG प्रोडक्ट्स जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, उनकी मांग भी, उनकी डिमांड भी रूरल एरियाज़ में क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ रूरल पीपल। तो income generated from various sources is apt to be spent in the market for one or other reason and even to fulfill the needs and wants of the consumer। अब आप देखिए कि जो इनकम है, जो भी हम वेरियस सोर्सेज से क्या करते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। और वो इनकम हम कैसे स्पेंड करते हैं, अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। कंपेयर टू द लास्ट डिकेड इनकम ऑफ द रूरल, अब अगर मैं कुछ एक पुराने पिछले 10-20 सालों की बात करूं, ठीक है, तो जैसे LPG पॉलिसीज़ पे आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने बहुत ही उछाल हमारी इकोनॉमी के अंदर लाया, तो इनकम जो है रूरल पीपल की वो भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, विच इज़ गिविंग मोमेंटम टू कंजम्पशन ग्रोथ एट फास्टर पेस देन इन अर्बन एरियाज़। जो रूरल पीपल की, क्योंकि वो दूसरे जैसे पास्ट जो प्रीवियस पॉइंट था उसमें भी हमने डिस्कस किया था, रूरल पीपल की इनकम क्यों इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि वो डिफरेंट जो व्यवसाय थे, डिफरेंट आप कह लीजिए बिजनेसेस थे, डिफरेंट वर्क्स थे, उनके अंदर वो इंडल्ज्ड हुए हैं, चाहे वो वेंडर का काम हो, चाहे शॉपकीपिंग का काम हो, चाहे डेयरी फार्मिंग का हो, पोल्ट्री फार्मिंग का हो, इन सब कामों की तरफ भी उनका रुझान इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम है उसमें क्या आया हुआ है, राइज आया, जिसकी वजह से आप देखिए कि इनकम में राइज आया, उनकी लिक्विडिटी पावर इंक्रीज हुई, परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई, तो दिस हैज़ इंक्रीज्ड, उस चीज़ ने क्या किया, इंक्रीज किया, किसमें, रूरल पीपल के एक्सपेंडिचर बिहेवियर में। द इंक्रीज ग्राफ ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ ऑफ कीन इंटरेस्ट फॉर द कॉर्पोरेट, और जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो भी मार्केटियर है, जो भी प्रोड्यूसर है, उसका जो उन्होंने अपना इंटरेस्ट, जो भी उन्होंने अपना बाइंग पैटर्न बदला है, अब वो भी ऐसा नहीं है सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही खरीदने हैं, अब चाहे जो अर्बन पीपल के लोग सामान खरीदते हैं वो ही रूरल पीपल के लोग भी सामान खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बड़े लिमिटेड सोर्सेज के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो भी जो अर्बन एरियाज़ के लोग सामान यूज़ करते हैं वो ही सामान वो भी यूज़ करते हैं। द इंक्रीज ग्राफ, उनका जो एक्सपेंडिचर का ग्राफ है वो इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, मार्केटियर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनका ध्यान इस चीज़ की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुआ है, वो इस चीज़ को एक तरह से अट्रैक्टिव
पॉइंट मान रहे हैं, उनके लिए जो एक तरह से रूरल मार्केट निच मार्केट का आप कह लीजिए कि प्रूव हो रही है, उनके लिए वो एक नई मार्केट है जहाँ पर अभी बड़े ज़्यादा कम मार्केटियर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कॉरपोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो उनके लिए वो एक तरह से प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट इज रूरल क्रेडिट एंड इंस्टीट्यूशंस। आप देख लीजिए कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट का जो मेन आप कह लीजिए कंपोनेंट है वो क्या है, फाइनेंस है। अब रूरल मार्केट के अंदर फाइनेंस, नो डाउट लोगों की इनकम इंक्रीज हुई है, इनकम के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रूरल मार्केट के अंदर भी आई है। कैसे, जो आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आए हैं जिन्होंने लोगों को, चाहे रूरल एरियाज़ के लोगों को हैं, चाहे किसान हैं, उनको सस्ती दरों के ऊपर लोन देना क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया है। तो जिससे कि उनकी जो आप कह लीजिए परचेजिंग पावर है वो क्या हुई है, इंक्रीज्ड हुई है। अब आप देख लीजिए पहले जो लोग होते थे रूरल एरियाज़ के लोग, वो जो लोन वगैरह लेना होता था वो जैसे कोई आप कह लीजिए साहूकार वगैरह होते थे विलेजेस में, वहाँ से वो ले लेते थे, नहीं। लेकिन अगर अब करंटली हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, बहुत सारे बैंक्स रूरल एरियाज़ में इस्टेब्लिश हो रहे हैं। गवर्नमेंट तो थे ही, अब प्राइवेट सेक्टर्स ने भी अपनी ब्रांचेस वहाँ पर ओपन करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। और रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए स्पेशल स्कीम्स आ रही हैं, स्पेशल क्रेडिट कार्ड्स वो फार्मर्स के लिए लेकर आ रहे हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से रूरल एरिया के लोग फाइनेंस अवेल कर सकते हैं, वो है नॉन इंस्टीट्यूट, हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज हैं, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, एक है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड थर्ड वन इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कंप्राइजेज ऑफ, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, इट कंप्राइजेज ऑफ मनी लेंडर्स, कमीशन एजेंट्स, मर्चेंट्स, जो कि रेगुलर आप कह लीजिए रेगुलेटेड बॉडीज़ नहीं होती, जैसे वो साहूकार्स वगैरह हो गए, कमीशन एजेंट्स हो गए, या आप कह लीजिए मर्चेंट्स हो गए, और ये ना महंगे दरों के ऊपर, मतलब कि हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या करते हैं, लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब इनकी तरफ रुझान कम हो गया है, क्योंकि अब जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑफरिंग्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में होने लग पड़ी हैं। जैसे आप कह लीजिए रीजनल रूरल बैंक्स आ गए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाबार्ड, ये सब जो बैंकिंग सेक्टर है, और अब तो प्राइवेट बैंक्स भी, चाहे एक्सिस बैंक वगैरह, इन सब ने भी अपनी ब्रांचेस रूरल एरियाज़ में खोलनी क्या कर दी है, स्टार्ट कर दी है। इससे रूरल एरियाज़ के लोगों की जो इनकम है उसमें क्या आई है, बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक आप कह लीजिए को कॉर्पोरेट सेक्टर, जो अर्बन एरिया का कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ के जो मार्केटियर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट ये चीज़ क्या हुई है, प्रूव हुई है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बहुत बने हैं विलेजेस में, लोगों ने 10-10, 15-15 लोगों ने अपना ग्रुप फॉर्म किया है। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि काम कर रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा रोज़गार क्या किए हैं, ओरिजिनेट किए हैं, चाहे रूरल एरियाज़ के अंदर फीमेल्स हों, वुमेंस हों, इन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं। जो पिकल्स हो गए, पापड्स हो गए, ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं। उसी तरह से छोटी छोटी घरों में ही क्या कर ली है इन्होंने, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़, छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ घरों में ही अपनी लगानी स्टार्ट कर दी हैं, जो कि अपना निटिंग का काम हो गया, स्टिचिंग का काम हो गया, ये सब काम क्या कर रहे हैं, और इससे इनका आप कह लीजिए रोज़गार में भी चेंजेस आए हैं। जो आप कह लीजिए ऑक्यूपेशन पैटर्न थी, जब मैक्सिमम जो इनका डिपेंडेंसी था एग्रीकल्चर पे था, लेकिन अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं, इन्होंने अपने लेवल पे इंक्रीज करे हैं। उसकी वजह से जो इनके इनकम पैटर्न और ऑक्यूपेशनल पैटर्न में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन। अब हर पॉइंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने लास्ट पॉइंट में बोला कि ऑक्यूपेशनल पैटर्न
में भी क्या बाय नॉन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, और लेकिन अब ये एग्रीकल्चर ने रिप्लेस किया है नॉन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। अब रूरल एरियाज़ के लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, उनका लिटरेसी रेट भी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, और लिटरेसी रेट इंक्रीज़ होने से पहले जो वो एक ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, अब फार्मिंग में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा नई नई टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ये सब चीज़ों से वो क्या कर रहे हैं, अपना इनकम लेवल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। प्लस अपनी जो ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर के साथ साथ वो दूसरे रोज़गारों में भी अपना योगदान दे रहे हैं, जैसे कि आप कह लीजिए स्किल्ड वर्कर्स हो गए, जॉब्स कर रहे हैं, मिल्कमैन का काम है, आप कह लीजिए डेयरी फार्मिंग हो गया, पिस्कीकल्चर हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा खेती कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेड फ्लावर जो डेकोरेशन वगैरह में काम आते हैं, उन सब का यूज़ कर रहे हैं और अपने व्यवसाय को, अपने इनकम को इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपने ऑक्यूपेशनल लेवल में चेंजेस इन्होंने किए हैं। और ये सब पॉइंट्स हमारे लिए, अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, मार्केटियर है, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, एंट्री करना चाहता है रूरल एरिया में, तो उसके लिए अट्रैक्टिव पॉइंट बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो इनकम है वो क्या हो रही है, राइज हो रही है, उनकी नीड्स बढ़ रही हैं, उनकी डिमांड्स इंक्रीज हो रही हैं। और लास्ट जो लैंड ऑनरशिप, जो लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, वो क्या है, लैंड ऑनरशिप। जो लैंड है रूरल एरिया में इज़ मोर देन बेसिक इनपुट फॉर एग्रीकल्चर। जैसे इनपुट्स क्या होते हैं, जिनका यूज़ करके हम आउटपुट करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। अगर मेरे को खेती करनी है तो मेरे पास खेती की ज़मीन होनी चाहिए, तभी मैं खेती कर पाऊँगी। तो लैंड क्या है रूरल इंडिया में, इज़ मोर देन अ बेसिक इनपुट फॉर एग्रीकल्चर। और ये क्या है, एक तरह से सिंबल ऑफ सिक्योरिटी है, पावर है और सोशल स्टैंडिंग है। तो रूरल एरियाज़ के लोगों के पास अपनी, कईयों के पास, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के पास अपनी ज़मीन भी है, जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, अपना व्यवसाय एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं या दूसरे व्यवसाय भी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था इकोनॉमिक पैटर्न कहाँ का, रूरल एरिया का। आने वाली वीडियोस के अंदर हम 1 बाय 1 करके डिटेल में हमारे जो एक्सटर्नल मार्केट इन्वायरमेंट के फैक्टर्स थे वो स्टडी करेंगे, जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर हो गया, सोशल कल्चर हो गया। इनको डिटेल में आने वाले पार्ट्स के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।